वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हिस्ट्री के अध्याय 8वें की शुरुआत करने जा रहे हैं या फिर रीड करने जा रहे हैं। क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी का ये 8वां अध्याय है। दोस्तों, अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। क्यों त्याग किया? कहा जाता है कि वो एक बौद्ध भिक्षु ने उसे दीक्षा दी, जिससे उसका दिमाग पलट गया और वो बौद्ध धर्म अपना लिया। चलिए, रोशन के रुपए। जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने उन्हें अपने हाथ में दबा रखा था। उसने एक नया कैसेट खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोटों को देखना और छूकर महसूस करना चाहती थी। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित थे। उसने सोचा, आखिर ये यहाँ शेर क्यों बने हुए हैं? एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य, यह है शेरों वाला शीर्ष स्तंभ। ये अशोक का शीर्ष स्तंभ है। इसके नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते। ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में तुमने अध्याय 7 में पढ़ा है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। इसके पहले कि हम ये जाने कि नवलिखों में क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं। वंश किसे कहते हैं? जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक, जिसे अशोक महान भी कहा जाता है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया। इसमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न, ये आप देख सकते हैं मानचित्र, मौर्य साम्राज्य, भाषाएं बोलते थे। लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है, आइए जानते हैं। क्योंकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर
अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब ये हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे। अधिकारी उनकी सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव हो कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। ये जानते हैं नजराना किसे कहते हैं? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वही नजराना। अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। राजधानी में सम्राट, ये कहानी है, रीड कर लीजिएगा। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उनसे ये उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अशोक एक अनोखा सम्राट। आइए अशोक के बारे में देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। ये आप देख सकते हैं, जिसे अशोक का वर्णन हुआ। अशोक का दिल पिघला था और वो कलिंग का युद्ध का वर्णन करते हुए अशोक का अभिलेख, कलिंग का युद्ध, इसमें इसका हृदय परिवर्तन हुआ था। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको आप रीड कर लीजिएगा। अशोक का कलिंग युद्ध, आगे बढ़ते हैं। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मानचित्र 5 के उत्तर देखो। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धर्म क्या था? अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार और शिक्षा देते हैं, वैसे ही ये उनका कर्तव्य था कि वे अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों को बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में और पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसलिए उन्होंने धम्म महामात नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धर्म की शिक्षा देते थे। इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते थे। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे। उन्होंने सड़कें बनवाई, कुएं खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्य व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की।
अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश। आप देख लीजिएगा, ये है लिपि। आरंभिक ब्राह्मी लिपि में आ, देवनागरी हिंदी में ऐसे, बांग्ला, मलयालम और तमिल। अन्यत्र आप ये भी देख लीजिएगा, कल्पना करो। बाकी का लेसन हम कल पढ़ेंगे।